गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पत्र लेखन किया था। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस पार्ट का नाम है रुबाइयां और गजल। ये दो पार्ट में है, यानी पहला नंबर 1 है रुबाइयां और दूसरा है गजल। ठीक है। और इस पार्ट के कवि हैं फिराक गोरखपुरी। तो पार्ट को पढ़ने से पहले हम कवि के बारे में जानते हैं। कवि, इनका मूल नाम यानी फिराक गोरखपुरी का मूल नाम रघुपति सहाय फिराक है। जन्म 28 अगस्त सन 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। शिक्षा रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत, बाद की शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित, पर स्वराज आंदोलन के लिए 1918 में इन्होंने पद को त्याग कर दिया। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष की जेल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक रहे। इन्हें सम्मान गुले नगमा के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी इन्हें मिला। और इनकी कृतियां यानी रचनाएं गुले नगमा, बजबे जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू, गजल गोई। इनका निधन सन 1983 में हो गया। और इनकी जो भाषा शैली है, इनकी भाषा शैली में परंपरागत भाव, बोध और शब्द भंडार का उपयोग किया गया है, अर्थात ये उनकी भाषा में रोचकता लाती है। और इनकी भाषा शैली में उर्दू शायरी का बहुत बड़ा हिस्सा है, अर्थात ये सभी लेखकों या कवियों से इनकी भाषा शैली को अलग बनाती, क्योंकि इन्होंने उर्दू का अलग ही रूप से उसका उपयोग किया, अर्थात शायरी, रहस्य, रोमानियता आदि चीजों को इन्होंने जोड़ा है। और ये भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों को जोड़कर फिराक ने शायरी में एक अनूठा महल खड़ा किया है। और इनकी जो, अब हम आते हैं विचारधारा, तो रुबाइयां में इन्होंने बताया है कि कैसे एक बालक के बारे में बताया गया है। एक बालक के का प्रेम, माता का एक बालक के प्रति प्रेम, बालक का एक माता के प्रति प्रेम, रक्षाबंधन का प्रेम। ठीक है। तो इसमें छोटी छोटी जो हम अपने त्योहारों के रूप में जो बनाते हैं, एक वात्सल्य प्रेम। ठीक है। तो इन सारी चीजों को उन्होंने अपनी विचारधारा में स्थान दिया है। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। रुबाइयां। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों में पे झुलाती है उसे एक गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। अब यहाँ पे कवि एक बच्चे का और एक माता के प्रेम के बारे में बताया गया है कि आंगन में माता जो है, एक माँ आंगन में अपने बच्चे को यानी अपने चांद के टुकड़े को हाथ में लेकर उसे झूला झुलाती है। ठीक है। गोद में ही उसे झूला झुलाती है और वह रह रहकर उसे हवा में क्या कर देती है, उछाल देती है, जिससे बच्चे की किलकारी गूंजती है, अर्थात बच्चे की हंसी गूंजने लगती है। सेकेंड है, नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। अब यहाँ पे है कि माता उसे अच्छे से नहला धुला कर जब बच्चे को लेकर आती है और उसे साफ जल से नहलाती है, उसे उसके बालों को पोंछती है, पोंछकर उसे कंघी करती है। और जब माता उसे घुटनों में बिठाकर उसे कपड़े पहनाती है, तो बच्चा अपनी माता को प्रेम दृश्य से देखता है, अर्थात प्यार से किस प्रकार देखता है उसे यहाँ पर बताया गया है। थर्ड है, दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखेड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाते हैं दिए। अब यहाँ पे जो कवि हैं वे दिवाली के बारे में बता रहे हैं कि दिवाली आ रही है, इसलिए क्या है, घर दीवारों को अच्छे से सजाया गया है। दिवाली आई है तो इसलिए लोग बाग चीनी के खिलौने, अर्थात यहाँ चीनी के बारे में बताए, चीनी के खिलौने से क्या कर रहे हैं, चारों ओर जगमगा रहे हैं। वे रूपवती मुखड़े। अब यहाँ पे बताया गया है कि माता जो है अपने रूपमती यानी माता जो है अपने बच्चे को आंगन में लेकर क्या कर रही है, उसके घरौंदे में दिया जला रही है, अर्थात बच्चा ही आगे चल के उसकी क्या करने, उसके घर की रौनक बनने वाला है, तो इसलिए वह उसके घर को जगमगा रही है। नेक्स्ट है, आंगन में ठुनक रहा है जिद्द आया है, बालक तो हुई
चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। अब यहाँ पे बच्चा है अपनी माँ से जिद करता है, कवि बताएं कि बच्चा अपनी माँ से जिद करता है कि उसे चांद अच्छा लगा है, उसे चांद चाहिए। तो माँ उसे दर्पण, दर्पण का अर्थ होता है आईना, ठीक है। तो माँ उसे मिरर, इंग्लिश में मिरर, तो माँ उसे दर्पण यानी जो आईना है उसे में दिखाकर चांद को कहती कि देखो ये देखो चांद तुम्हारे पास आ गया है। नेक्स्ट है रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है, घटा गगन की हल्की हल्की बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। अब यहाँ पे कवि बताना चाह रहे हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार है, रक्षाबंधन पे ये पंक्तियां लिखी गई हैं। रक्षाबंधन की सुबह भाई बहन के प्रेम के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे मीठा बंधन, रस की पुतली अर्थात मीठे बंधन के बारे में बताया गया है। और सावन का महीना है तो चारों ओर बादल क्या है, छाए हुए हैं, बिजली की तरह बादल चमक रहे हैं। तो यहाँ पे जो रक्षा बंधन है, जो रक्षा सूत्र है, उसे बिजली की तरह चमकते हुए अर्थात भाई और बहन के प्रेम को बिजली की तरह चमकते हुए बताया गया। जिस प्रकार बिजली चमकती हुई बारिश बरसाती, उसी प्रकार भाई के कलाई पे जो बहन धागा बांधती है उसे बिजली की तरह अर्थात उन दोनों के रिश्ते को बिजली की तरह हमेशा चमकने के बारे में कवि ने यहाँ पर बताया है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार माता का प्रेम, पुत्र के प्रति प्रेम और भाई बहन के प्रेम के बारे में यहाँ पर कवि ने बताया है। अब सेकंड में आते हैं गजल। तो यहाँ पर कवि ने कलियों के बारे में बताया गया कि नौरस गूंजे पंखड़ियों की नाजुक गिरहे खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों वो गुलशन में पर तोले हैं। अब यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि जो कलियाँ होती हैं, ठीक है, अपने पंखों को यानी जो उनके जैसे फूल देखें आप, फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं, एक कली होता है, कली जैसे गुलाब की कली ले लिया जाए तो गुलाब पहले नॉर्मल से एक कली में होता है, फिर वो धीरे धीरे उसके पंख खुलते हैं तो फिर वह एक फूल बनता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे कवि बताना चाह रहे हैं कि कली के पंख खुल गए हैं और वे नाजुक सी कली अब फूल बनकर अर्थात अपने पंखों के साथ तैयार होकर वह पंछी बनकर उड़ना चाहती है, अर्थात पूरी खुशबू को चारों ओर गुलशन में फैलाना चाहती है, अर्थात चारों ओर फैलाना चाहती है खुशबू बनकर, अर्थात वह पंखों के माध्यम से, अपनी पंखुड़ियों के माध्यम से उड़ना चाहती है। सेकंड है तारे आंखें झपकावे हैं, जरा जरा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। अब यहाँ पे अंधकार के बारे में बताया गया है कि कवि अंधकार को दर्शाते हुए कह रहे हैं कि अंधकार यानी अंधेरा हो गया है और आकाश में तारे आ गए हैं, तारे भी धीरे धीरे पलके झपका रहे हैं, हल्का हल्का सो रहे हैं, तुम भी सुनो यारो, अर्थात तुम सब भी सुनो, सब में सन्नाटे कुछ बोले, अर्थात चारों ओर क्या है, सन्नाटा है, शांति है, अर्थात ये सन्नाटा भी अपनी वेदना को, अपनी दुख को प्रकट कर रहा है, क्योंकि रात्रि में क्या होते हैं, सब शांत होता है। तो शांत होने का तात्पर्य यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि ये सन्नाटा भी अपने दुख को प्रकट कर रहा है। थर्ड है हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे हैं, हम किस्मत को रो लेवे हैं। अब यहाँ पर कवि जो हैं अपनी और किस्मत के बारे में बात कर रहे हैं कि कवि कहते हैं कि हमको किस्मत पर क्या है, क्रोध है, हम किस्मत पर कह रहे हैं कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, ऐसा कह के हम रो रहे हैं, और किस्मत भी हम पर रो रही है कि यह कैसा व्यक्ति है जो सही ढंग से काम को संपूर्ण नहीं कर पा रहा है। अर्थात कवि यह कहना चाह रहे हैं कि हम दोनों को एक ही काम मिला है, ठीक है, और हम दोनों एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। कवि कहते हैं कि किस्मत हम पर रोता है और हम किस पर रो रहे हैं, किस्मत पर रो रहे हैं। नेक्स्ट है जो मुझको बदनाम करे है, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले। अब यहाँ पे कवि बताना चाह रहे हैं, कवि इस चीज़ को प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो लोग किसी दूसरे की सच्चाई को प्रकट करना चाहते हैं वह कभी ना कहीं अपनी ही सच्चाई को प्रकट कर देते हैं। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि कवि कहते हैं, कवि का कहना है कि कवि को लोग बदनाम करना चाह रहे हैं, वे उनके
मतलब उनकी सच्चाई को लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, अर्थात उनका पर्दा, उनका कोई राज है उसे वे लोग खोलना चाह रहे हैं। ठीक है, और कवि का कहना है कि ऐसा कोई राज नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि उस राज को हम खोल के रहेंगे, उस पे पर्दा हम खोलेंगे। तो कवि कह रहे हैं कि उस पर्दा को खोलने में ऐसा लग रहा है कवि को कि शायद वे ही अपना पर्दा खोल रहे हैं, अर्थात जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वे किसी की अच्छाइयों को बुराइयों में बदलना चाह रहे हैं और उस बुराइयों को समाज के सामने दिखाना चाह रहे हैं, परंतु कवि कह रहे हैं कि वो बुराइयां ही उसकी बुराइयां भी हो सकती हैं, अर्थात कहीं ना कहीं वे अपनी बुराइयों को ही समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। नेक्स्ट है, ये कीमत भी अदा करें हैं हम बदुरस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी हो ले हैं। अब यहाँ पे प्रेमी और प्रेमिका के बारे में बताया गया है कि प्रेमी जो है वह कहता है कि इस दुनिया में हर चीज़ की कीमत अदा करनी पड़ती है। ठीक है, जिस प्रकार बदुरुस्ती ए होशो हवास अर्थात विवेक के साथ, तो बुद्धि के साथ हर सौदा करना चाहिए, अर्थात दीवाना भी कहता है कि हर काम को बुद्धि के साथ करना चाहिए। प्रेम हो गया तो इसका मतलब यह नहीं कि हम उस पर आंखें बंद करके हर काम को पूर्ण करें। नेक्स्ट है, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले। अब यहाँ पे प्रेमी की पीड़ा के बारे में कवि वर्णन कर रहे हैं कि प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है कि तेरे पास तो दुख दिखाने का भी तरीका है, परंतु मुझे तो दुनिया का ख्याल है, अर्थात संसार का ख्याल है। मैं लोगों से छिपाकर अपने दुख दर्द को अपने पास ही, मतलब किसी और के सामने ना रोकर अपने पास स्वयं ही चुपचाप रोता हूँ, अर्थात वह अपने दुख को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करता। नेक्स्ट है, फितरत का कायम है तवाजुन, आलम में हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले। अब यहाँ पे कवि बता रहे हैं फितरत का मतलब होता है आदत, आबोताब अशार का मतलब होता है चमक दमक, ठीक, और आलमे हुस्नो इश्क का मतलब होता है कि हुस्न, यानी यहाँ पे कहने का मतलब है, कवि कह रहे हैं कि जो प्रेम है और आदत, यहाँ प्रेम और आदत दोनों के बारे में बताया गया कि आदत को क्या कर सकते हम बदल सकते, लेकिन प्रेम को हम बदल नहीं सकते। ठीक है, और प्रेम में हम उतना ही पाते हैं जब हम खुद को दूसरों के सामने समर्पित कर देते, अर्थात कहने का मतलब कवि यह बताना चाह रहे हैं कि वह इंसान प्रेम उतना ही पाता है जब वह किसी के लिए समर्पित हो जाता है, अर्थात वह सब कुछ खोकर भी वही इंसान प्रेम को पाता है जो सब कुछ खो देता है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि प्रेम पाने वाला को सबसे पहले कुछ न कुछ देना पड़ता है, कुछ त्याग करना पड़ता है। नेक्स्ट है, आबो ताब अशार ना पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले। अब यहाँ पे आबो ताब अशार का मतलब होता है चमक दमक के साथ, और बैत का मतलब होता है शेर। तो यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि ये जो शेर है, इस शेर में कवि का कहना है कि चमक दमक, अर्थात कवि चमक दमक के साथ शेर को जो प्रस्तुत कर रहे हैं, वह शेर जो है मोती के समान चमक रहा है, अर्थात शेर जो कवि की जो गज़ल हैं, जो शेर हैं, उसकी तुलना की गई है कि ये कवि ऐसा क्या बनाते हैं कि वह उसमें इतनी रोचकता आ जाती है कि उसे पढ़ने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। तो कवि का कहना है कि ये मोती रोले, अर्थात कवि बता रहे हैं ये जो मोतियों के समान दिख रहे हैं ये मेरे आंसू हैं, अर्थात कवि के अपने दुख को ही अपने शेरों में उतार चुके हैं, अर्थात वे अपनी पीड़ा को ही आंसुओं के माध्यम से, आंसू बन के जो झड़े हैं वही मोती के रूप में यहाँ पर गज़ल बनकर, शेर बनकर आए हैं। अब नेक्स्ट है, ऐसे में तू याद आए हैं अंजुमने में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले। अब यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि रिंद का मतलब होता है शराबी, गर्दू का मतलब होता है आकाश आसमान, और अंजुमने में का मतलब होता है शराब की महफिल। अब यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि तुम इस प्रकार याद आते हो जैसे शराब की महफिल में बैठे हुए जो शराबी है उन्हें शराब की याद आ जाती है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर कवि
अर्थात जिस प्रकार अंधकार होता है, बाबे गुनाह का मतलब होता है पाप का अध्याय, जिस प्रकार अंधकार हो जाता है तो फरिश्ते अर्थात जो खुदा के, जो भगवान के जो गण होते हैं, वे सभी के पापों का रहस्य आकाश में अर्थात अंधकार में खोलते हैं और देखते हैं कि किसने कितना पाप किया। तो यहाँ पे उस भाग को किससे तुलना की गई है? शराबियों के शराब से की गई है कि जिस प्रकार शराबियों की रात होती है, शराबियों को कहाँ शराब का महफिल याद आ जाता है, उसी प्रकार जो यहाँ पे जो खुदा के जो शख्स हैं वे रात में ही क्या करते हैं? सबके पापों का अध्याय खोलते हैं। नेक्स्ट है सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा लिए आवाज़ें, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले। अब यहाँ पे एजाजे सुखन मतलब बेहतरीन शायरी, आलमे हुस्नो इश्क मतलब सौंदर्य और प्रेम का जगत। अब यहाँ पर अर्थ में है, अब यहाँ पे कवि के बारे में लोग कह रहे हैं कि फिराक तुमने इतना अच्छा गज़ल लिखना कैसे सीख लिया तुम, अर्थात कवि बता रहे हैं कि उनके गज़लों पर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो सभी कहते हैं कि जो फिराक तुमने ऐसे सुंदर गज़लें बनाना, शेर बनाना कहाँ से सीख लिया? तुम्हारे गज़लों की तुलना तो प्रसिद्ध कवि मीर के से की जाती है, अर्थात उनकी गज़लें और तुम्हारी गज़लें एक समान सी लगती है। तो अर्थात इस पाठ के माध्यम से कवि ने रुबाइयों और गज़ल के माध्यम से यह बताया है कि हमारे हिंदू समाज में उर्दू शायरी के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ों को, गतिविधियों को समझाया जा सकता है। तो चलिए प्रश्न अभ्यास में आते हैं। शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कह कर क्या भाव व्यंजित करना चाहते हैं? अर्थात कवि यह बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार बिजली चमकती है, ठीक है, तो रोशनी होती है, उसी प्रकार भाई बहन का जो प्रेम है, ठीक है, तो वह बिजली की तरह ही हमेशा चमकती रहे। ठीक। नेक्स्ट है खुदा का पर्दा खोलने से क्या आशय है? अर्थात खुदा का पर्दा खोलने से आशय यह है कि जो लोग सच्चाई को, किसी दूसरे की सच्चाई को प्रकट करना चाहते हैं, वह कहीं ना कहीं अपनी ही सच्चाई को खोल देते हैं। नेक्स्ट है किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो लेवे। अर्थात कवि यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं? तो कवि कहना चाह रहे हैं कि हम लोग किस्मत पर रोते हैं, तो कहीं ना कहीं किस्मत भी हम पर रोती है कि कैसा ये व्यक्ति है जो कर्म निष्ठा पर ध्यान नहीं दे रहा है। थैंक यू।